जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 जिसमें टोटल पोस्ट है 21,391। इस पोस्ट के लिए रिटन एग्ज़ाम 1 अक्टूबर, 7 अक्टूबर और 15 अक्टूबर का होगा। इस एग्ज़ाम के लिए साइंस का 150 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। ऐसा ही प्रश्न आपके एग्ज़ाम में भी देखने को मिलेगा। इस वीडियो को कम्प्लीटली देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने कि द्विनिषेचन पाया जाता है। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर एक नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, केवल आवृतबीजी में बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर सेकेंड प्रश्न है आपके सामने कि H2S से H2O का क्वथनांक अधिक होने का क्या कारण है। H2S का कम अनुभार, H2S का अधिक अनुभार, H2O में हाइड्रोजन बंध और डी है H2S में सहसंयोजी बंधन। बताइए यहाँ पर सेकेंड प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो H2S से हाइड्रोजन का यहाँ पर H2O का क्वथनांक अधिक होने का कारण है H2O में हाइड्रोजन बंध। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर तीन प्रश्न है आपके सामने। एक कार जिसका सामर्थ्य यानी शक्ति यहाँ पर दिया गया है 100 हॉर्स पावर और यहाँ पर इसका वेग कितना दिया गया है, तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिमान है। इंजन तथा कार पर आरोपित बल कितना होगा। जल्दी से बताइए यहाँ पर तीन प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले दो चीज़ यहाँ पर कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए 100 यहाँ पर हॉर्स पावर दिया गया है, तो यहाँ पर हमको वाट में बदलना पड़ेगा। तो 1 हॉर्स पावर बराबर कितना होता है, तो 746 से वाट होता है। आपको मालूम होगा 746, 1 हॉर्स पावर बराबर 746। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, तो ये 746 गुने 100 हो जाएगा। यहाँ पर हमको शक्ति मालूम हो गया और यहाँ पर क्या दिया गया है, तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको मीटर प्रति सेकेंड में बदलना होगा। तो मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए क्या करते हैं, तो 5/18 से हम भाग दे देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 18 चौक यहाँ पर 72 और 5 चौक का 20, यानी कितना 20 मीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ पर हमको चाल मालूम हो गया और यहाँ पर शक्ति मालूम हो गया। अब चलिए इसको ज्ञात करते हैं। शक्ति बराबर क्या होता है, यानी पावर बराबर होता है कार्य यानी W और बटा में यहाँ पर समय। तो यहाँ पर देखिए शक्ति का मान, इसको और छोटा करते हैं। इस यहाँ पर देखिए पावर बराबर, यहाँ पर W बराबर क्या होता है, FS होता है ना, FS यानी शक्ति और गुने में विस्थापन। तो यहाँ पर FS हो गया और बटा में T हो गया। अब देखिए S ये क्या है, तो ये इसका डिस्टेंस है S और T है समय। तो समय बटा डिस्टेंस बराबर क्या होता है, तो चाल होता है। तो इसको हम क्या लिख देंगे, तो चाल लिख देंगे और F का मान हमको ज्ञात करना है, P का वैल्यू दिया गया है। तो अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो P का मान कितना दिया गया है, तो P का मान दिया गया है 100 और मल्टीप्लाई में कितना 746 और F का मान हमको ज्ञात करना है और यहाँ पर वेग कितना हो गया है, तो 5 का 20 हो गया। अब इसको भाग दे देंगे 20 से, तो ये 0 से 0 ख़त्म हो गया और 2 से इसको कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 3 दूना 6, उसके बाद से यहाँ पर 7 दूना 14 और 3 दूना 6। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 37-30 न्यूटन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मैं आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि वातावरणीय प्रदूषण में लाइकेन महत्वपूर्ण होता है। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो सल्फर डाइऑक्साइड के सूचक के रूप में, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 5 नंबर प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट है कि सॉल के अंतर्गत क्या क्या आता है, रंग स्याही, पायस के यहाँ पर दूध हेयर क्रीम और 3 नंबर पॉइंट है एरोसॉल का मक्खन पनीर। बताइए इसमें से कौन कौन सा सही है। तो यहाँ पर देखिए सॉल के अंदर रंग और स्याही आता है, पायस के अंदर दूध और हेयर क्रीम आता है। तो यहाँ पर 1 और 2 केवल पॉइंट सही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत उद्विकास की व्याख्या के लिए डार्विन द्वारा प्रतिपादित नहीं किया गया है। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो अचानक एवं विच्छिन्न रूप से जीवन की उत्पत्ति, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न है आपके सामने, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। माइटोकॉन्ड्रिया में ATP संचित होने के कारण इससे कोशिका को ऊर्जा गृह कहते हैं। पहला पॉइंट है लाइसोसोम को कोशिका का आत्महत्या का थैली कहा जाता है।
और गोल्जी उपकरण कोशिका का कंकाल तंत्र कहलाता है। बताइए इनमें से कौन कौन सा पॉइंट सही है। तो देखिए 7 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, यानी पहला और दूसरा पॉइंट यहाँ पर सही है, तीसरा यहाँ पर गलत है, तो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए 8 नंबर प्रश्न है आपके सामने। यहाँ पर C6H12O6 में यहाँ पर C का ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना है, यानी कार्बन का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा। तो चलिए इसको ज्ञात करते हैं। कैसे निकालते हैं, तो देखिए C के यहाँ पर निकालना है, तो ये C हो गया, और ऑक्सीजन कितना, यहाँ पर कार्बन कितना है तो 6 हो गया, मल्टीप्लाई में यहाँ पर 6 हो गया, और फिर में प्लस यहाँ पर हाइड्रोजन 12 को, हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है तो 1 होता है, तो 1 गुने यहाँ पर कितना हो जाएगा 12, और फिर में यहाँ पर हो जाएगा प्लस। उसके बाद ऑक्सीजन का कितना होता है तो ऑक्सीजन का -2 होता है, तो यहाँ पर -2 और मल्टीप्लाई में 6 और बराबर में 0। अब देखिए यहाँ पर C6 यहाँ पर रहेगा, फिर यहाँ पर 12 हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस, और ये 12 और बराबर में 0। ये प्लस में 12 माइनस में 12 कट जाएगा, तो यहाँ पर C6 का मान कितना हो जाएगा 0, तो यहाँ पर C का वैल्यू निकल के आ जाएगा 0, यानी कार्बन का ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर निकल के आ जाएगा 0। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि हवा में गिरती तेल बूंद सीमांत वेग प्राप्त करती है जो, चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो त्रिज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 10 नंबर प्रश्न है कि भारी जल प्राप्त किया जा सकता है, जल को उबाल कर, जल को ठंडा करके, जल को लंबे समय तक विद्युत अपघटन के, और H2O2 को गर्म करके। बताइए यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो जल को ठंडा करके, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले। नेक्स्ट यहाँ पर 11वां प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला यहाँ पर पॉइंट दिया है कि मेलानिन वर्णक से मानव त्वचा में एक विशेष रंग आता है। दोनों पॉइंट है, त्वचा के जिस भाग में मेलानिन वर्णक नहीं बनते हैं वहाँ सफ़ेद दाग हो जाता है। जल्दी से बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है। तो यहाँ पर देखिए 1 नंबर और 2 नंबर दोनों कथन सही है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न उत्कृष्ट गैस निष्क्रिय होते हैं, इसका कारण है। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है कि इस गैस का इलेक्ट्रॉनिक संरचना अस्थायी होता है और इस गैस का आयनन विभव उच्च होता है, यानी दोनों कथन सही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 13 नंबर प्रश्न है कि प्रस्रव्य तरंग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें तथा कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। पहला पॉइंट है कि इस तरंग की आवृत्ति, प्रस्रव्य की यहाँ पर बात की जा रही है, इस तरंग की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच में होता है। दूसरा पॉइंट है कि इस तरंग का तरंग दैर्घ्य अपसरय तथा श्रव्य तरंगों की तुलना में काफ़ी अधिक होता है। और यहाँ पर 3 और पॉइंट है कि भूकंप तथा ज्वालामुखी उद्गार से पहले इस तरंग की उत्पत्ति होती है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 13वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए इसमें से कोई भी कथन सही नहीं है। यहाँ पर पहला पॉइंट है कि इसको अगर सही करने का प्रयास करें तो इस तरंग की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज से बीच होता है, जो कि गलत है। ये श्रव्य आवृत्ति होते हैं, श्रव्य तरंगों की आवृत्ति इतना होता है। और यहाँ पर प्रस्रव्य का कितना होता है तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। यहाँ पर देखिए इस तरंग का तरंग दैर्घ्य यहाँ पर अपश्रव्य नहीं बल्कि अवश्रव्य तथा श्रव्य तरंगों की तुलना में अधिक होता है। यहाँ पर ये हो जाता सही और यहाँ पर नहीं, 3 और में हो जाएगा नहीं। नेक्स्ट यहाँ पर 14वां प्रश्न है कि छीली हुई सब्जी को धोने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है। विटामिन ए, सी, डी और के। बताइए यहाँ पर 14वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो विटामिन सी है जो कि ख़त्म हो जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न है 15 नंबर, निम्न में से कौन से विकल्प सही सम्मिलित नहीं है। एक तरफ पदार्थ है, दूसरी तरफ उसका खोजकर्ता है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 15वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो हाइड्रोजन का खोजकर्ता कैवेंडिश, अक्रिय गैस का रैमजे, ऑक्सीजन का प्रिस्टले, यहाँ पर सीले दिया हीलियम, जो कि गलत है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 16वां प्रश्न है आपके सामने कि सूर्यास्त के बाद सूर्योदय से पहले सूर्य दिखाई देने का कारण क्या होता है। प्रकाश का परिकिरणन, प्रकाश का प्रवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन। बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी।
17वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन से युग में सुमिलित नहीं है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो यहाँ पर देखिए जो घटपर्णी दिया गया जलोदभीत जो कि गलत है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 58वां प्रश्न है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बना होता है। कैल्शियम से, जिप्सम से, चूना पत्थर से, बॉक्साइट से। और तो यहाँ पर 58वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बना होता है। तो जिप्सम से बना जाता है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 19वां प्रश्न है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर की 20 ग्राम बर्फ़ को 10 डिग्री सेल्सियस पर के 40 ग्राम पानी में मिलाया जाता है तो परिणामी ताप कितना होगा। बताइए पर 19वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 20वां प्रश्न है कि इंटरनेट पर अनाधिकृत तरीके से किसी व्यक्ति के चैट बॉक्स में घुसना या उसकी साइबर प्रोफाइल पर नज़र रखना क्या कहलाता है। बताइए यहाँ पर 20वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 20वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ है साइबर स्टॉकिंग बिल्कुल ही सही जवाब है। अगर इस सेशन का आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिए, जिसका लिंक किसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। 21वां प्रश्न है निम्न में से कौन सा रोग का कारण कवक नहीं है। बताइए यहाँ पर 21वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। चारों ऑप्शन देखिए, इनमें से किस रोग का कारण कवक नहीं है। 21वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, यानी नींबू का सिट्रस कैंसर रोग, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 22वां प्रश्न है कि ऑडियो और वीडियो टेप पर कौन सा रासायनिक पदार्थ का लेप होता है। आयरन ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सिल्वर आयोडाइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आयरन ऑक्साइड। नेक्स्ट यहाँ पर 23वां प्रश्न है कि भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी के किसी भी स्थान से ऊपर प्रतीत होने वाला संचार उपग्रह है। दोनों पॉइंट है कि केवल विषुवत रेखा पर पड़ने वाले किसी स्थान से 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर होता है, पृथ्वी के ध्रुव से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है, इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर भू स्थिर उपग्रह से संबंधित कौन सा कथन सही है। तो 23वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं कि केवल विषुवत रेखा पर पड़ने वाले किसी स्थान से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 24वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है, पहला पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है जो कि यकृत है। मतलब यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो केवल एक नंबर यहाँ पर कथन है जो कि सही है, यानी मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है जो कि त्वचा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 25वां प्रश्न है कि किसी तत्व का रासायनिक प्रवृत्ति निर्भर करता है उसके आवेश पर, इलेक्ट्रॉन पर, संयोजी इलेक्ट्रॉन पर, प्रोटॉन पर। बताइए यहाँ पर 25वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन पर, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 26वां प्रश्न है आपके सामने। किसी रुक्ष क्षैतिज तल पर रखे 10 किलोग्राम द्रव्यमान का एक आयताकार ब्लॉक 15 न्यूटन के क्षैतिज बल से खींचा है। यदि संपर्क सतहों के बीच घर्षण गुणांक 0.2 तथा यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो तो ब्लॉक के गतिशील हो जाएगा। 20 न्यूटन का घर्षण बल का अनुभव करेगा, 15 न्यूटन के घर्षण बल का अनुभव करेगा। डी इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 15 न्यूटन के घर्षण बल का अनुभव करेगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 27वां प्रश्न है कि किसी ठोस आधार के संपर्क में आते ही उसके चारों ओर मटर के प्रतान का लिपटना एक अच्छा उदाहरण है। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 27वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो स्पर्शानुवर्तन का, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 28वां प्रश्न है कि एल्यूमिना की विद्युत अपघटन करने में क्रायोलाइट मिलाने का कारण क्या है। बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो एल्यूमिना का गलनांक घट जाता है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 29वां प्रश्न है कि द्रव चालित ब्रेक किसके नियम पर कार्य करता है। बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो ये पास्कल के नियम पर आधारित होता है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 30वां प्रश्न है कि तकनीकी युक्ति जिसे नेत्र कहते हैं के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का सही आंसर क्या, इनमें से कौन सा कथन सही है। तो इसका जो सही कथन है ऑप्शन नंबर सी है। यह एक मानव रहित हवाई यान है जो 300 मीटर की ऊंचाई तक उड़ सकता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 31वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला पॉइंट है कि
सजीव शरीर की क्रियात्मक इकाई कोशिका है। किडनी की क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन है। मस्तिष्क की क्रियात्मक इकाई न्यूरॉन है। और डीएनए की क्रियात्मक इकाई गुणसूत्र है। बताइए यहाँ पर 31वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो यहाँ पर जो दिया गया डीएनए की क्रियात्मक इकाई गुणसूत्र है, जो कि गलत है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 32वां प्रश्न है कि इथिलीन अणु की आकृति होती है। बताइए यहाँ पर 32वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो समतलीय होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 33वां प्रश्न है कि जल का आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 90 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए। तो देखिए 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व तो सबसे अधिक होता है और 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का आयतन होता है जो कि सबसे न्यूनतम होता है। तो देखिए 90 डिग्री से 90 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस तक आते समय ये घटते क्रम में आएगा। 4 डिग्री सेल्सियस तक घटते आएगा और जैसे ही 4 डिग्री के बाद से आगे बढ़ेगा 3 डिग्री सेल्सियस की तरफ तो बढ़ने लगेगा। तो यानी पहले घटेगा बाद में बढ़ेगा, यानी आयतन है जो कि पहले घटेगा बाद में बढ़ेगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और इसके विपरीत होता है घनत्व के, पहले बढ़ेगा बाद में घटेगा। नेक्स्ट यहाँ पर 34वां प्रश्न है कि मधुमक्खी फ्लोरा किसे कहते हैं। बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो पसंद किए जाने वाले पेड़ पौधे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 35वां प्रश्न है निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित है। कास्टिक सोडा यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट, सोडा लाइम कैल्शियम कार्बोनेट, वाशिंग सोडा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट। इसमें से कौन सा सही सुमेलित है। तो बेकिंग सोडा जिसको खाने वाला सोडा कहते हैं, इसका रासायनिक जो नाम होता है वो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। इसका रासायनिक फार्मूला क्या होता है। तो NaHCO3। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 36वां प्रश्न है आपके सामने कि एक भवन की ऊंचाई 72 मीटर है। 60 किलोग्राम का एक मनुष्य ऊपर चढ़ने में कितना कार्य करेगा। जल्दी से बताइए यहाँ पर 36। तो देखिए यहाँ पर एस का वैल्यू दिया गया है कितना, 72। एस यानी हाइट मान लेते हैं या डिस्टेंस है। उसके बाद इसका वेट कितना दिया गया है, यानी इसका द्रव्यमान। तो द्रव्यमान इसका दिया गया है मास दिया गया है जो कि 60 kg दिया गया है। और ऊपर की तरफ चढ़ रहा है तो ऊपर की तरफ तो जी का मान हो जाएगा जो कि 9.8 हो जाएगा, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया है। तो कार्य पूछा है। तो वर्क बराबर क्या होता है। तो वर्क बराबर होता है एफ एस होता है। वर्क बराबर क्या होता है। तो एफ एस होता है। एफ है जो कि बल है और एस है जो कि इसका डिस्टेंस है। अब देखिए इसको कैसे ज्ञात करेंगे। तो हमको वर्क क्या, एफ बराबर क्या होता है। तो एम ए होता है। तो यहाँ पर एम हो गया और ए के जगह पर जी होगा, किसी की हाइट का बात हो रहा है, और यहाँ पर एस हो गया। अब इसका मान पुट करके हल कर लें। मास कितना है। तो 60 kg है। तो यहाँ पर 60 kg हो गया। जी का मान कितना हो गया, 9.8 हो गया। उसके बाद से यहाँ पर इसका डिस्टेंस कितना, हाइट यानी 72 है। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर निकल के आ जाएगा 42,336 जूल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 37वां प्रश्न है कि कोरल रीफ यानी परवाल भीति का निर्माण किसके द्वारा होता है। प्रोटोजोआ, सिलिट्रेटा, आर्थ्रोपोडा और पोरीफेरा। बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो सिलिट्रेटा के द्वारा होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 38वां प्रश्न है कि आवर्त सारणी के वर्ग 16 के तत्व कहलाते हैं। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 38वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो चाल्कोजेंस कहलाते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। हैलोजन किस वर्ग के। तो 17वां उत्कृष्ट गैस है जो कि 18वां वर्ग का है। टोटल वर्गों की संख्या कितना है। तो 18 है। आवर्त की संख्या कितना है। तो 7 है। यदि पृथ्वी की त्रिज्या अपने वर्तमान मान का दोगुना हो जाए तो इसका द्रव्यमान अपरिवर्तित रहे तो पृथ्वी की सतह पर किसी पिंड का भार किस प्रकार प्रभावित होगा। बताइए यहाँ पर 39वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो अपरिवर्तित रहेगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 40वां प्रश्न है कि निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने यह सिद्ध किया कि सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना कम द्रव्यमान वाले तारे मृत होकर वामन तारे बन जाते हैं। बताइए यहाँ पर 40वां प्रश्न का सही आंसर एस चंद्रशेखर ने कहे थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 41वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन कार्बन रहित देश है जिसकी स्थिति हिमालय क्षेत्र में है।
भूटान, नेपाल, भारत और तिब्बत। बताइए यहाँ पर 41वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए भूटान। नेक्स्ट यहाँ पर 42वां प्रश्न है कि जब जल का पीएच मान डैश से कम हो जाता है तो वह जल जैविक समुदाय के लिए हानिकारक माना जाता है। जब जल का पीएच मान कितना से कम हो जाएगा तो वह जैविक समुदाय के लिए हानिकारक माना जाएगा? जल्दी से बताइए 42वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जब 4 से कम हो जाएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 43वां प्रश्न है कि इनमें से किसमें पुरकिंजे फाइबर पाया जाता है? बताइए यहाँ पर 43वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, कार्डियक मांसपेशी, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 44वां प्रश्न है, जंगल की आग के नाम से चर्चित ब्यूटिया मोनोस्पर्मा नामक पौधे का अन्य प्रचलित नाम क्या है? बताइए यहाँ पर 44वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो इसको पलाश भी बोलते हैं, ढाक भी बोलते हैं, टोटाटरी बोलते हैं, यानी उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 45वां प्रश्न है कि जंतु और उसके मौजूद गुणसूत्रों की संख्या के जोड़े में कौन सी सही सम्मिलित नहीं है? बंदर में यहाँ पर 42 दिया गया, मेढक में 44, मनुष्य में 46, चिंपैंजी में 48। बताइए इसमें से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? यहाँ पर मेढक का जो 44 दिया है जो कि गलत है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 46वां प्रश्न है कि वह कौन सा जंतु है जो अपना ऊपरी जबड़ा हिला सकता है? मगरमच्छ, घड़ियाल, तोता और उपयुक्त सभी। बताइए यहाँ पर 46वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो मगरमच्छ, घड़ियाल और तोता, ये तीनों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 47वां प्रश्न है कि बिजली की स्थिति के 220 वोल्ट के विभवांतर के स्रोत से 2 घंटे तक धारा प्रवाहित करने पर कितनी विद्युत धारा उपयोग होगा, जबकि स्त्री का प्रतिरोध 88 ओम है? जल्दी से बताइए यहाँ पर ऊर्जा यहाँ पर ज्ञात करना है, कितना ऊर्जा उपभोग होगा जब स्त्री 220 वोल्ट के 2 घंटे तक चलाया जा रहा है, जिसका प्रतिरोध 88 ओम है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर ऊर्जा बराबर क्या होता है? तो V²/R और मल्टीप्लाई T। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने पर क्या होगा? V के मान कितना है? 220 दिया गया था, यहाँ पर 220 हो गया और गुने में 220 हो गया। उसके बाद देखिए T के मान कितना है? तो 2 घंटा, तो यहाँ पर 2 घंटा हो गया। उसके बाद से इसका 88 है क्या? 88 इसका प्रतिरोध है। उसके बाद देखिए सब आंसर क्या चीज़ में दिया है? तो किलो 8 घंटा में। तो किलो 8 घंटा में बदलने के लिए हम 1000 से भाग दे देंगे। अब चल ये इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो ख़त्म हो जाएगा और ये 22 चौका कितना होता है? 88 होता है और ये 2 दूना 4 और फिर ये 11, यानी 11 और बाटा में कितना है? 10। तो एक अंक के बाद दशमलव बैठेगा तो यानी 1.1 हो जाएगा, 1.1 किलोवाट घंटा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 48वां प्रश्न है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? बताइए यहाँ पर 48वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो निकट दृष्टि दोष होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ज़्यादा दूरदर्शिता को दूर करने के लिए बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। 49वां प्रश्न है कि रॉकेट चलाने में प्रयुक्त ईंधन का क्या कहलाता है? बताइए यहाँ पर 49वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो प्रणोदक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? ध्वनि से, जनसंख्या से, मनोविज्ञान से, मुद्रा प्रचलन से। 50वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहा है ध्वनि से, बिल्कुल ही सही जवाब है। पहला प्रश्न है आपके सामने कि मेढक में त्वचा के द्वारा होने वाला श्वसन। ऑप्शन नंबर ए है रुक जाएगा जब उसकी त्वचा सूख जाएगी, बी है रुक जाती है शीत निद्रा में, सी है ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए पर्याप्त है, डी है यादा कादा ही होता है। बताइए यहाँ पर 1 प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो मेढक में त्वचा के द्वारा श्वसन यादा कादा यानी कभी कभार होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। सेकेंड प्रश्न है आपके सामने निम्नलिखित में से कौन एल्युमिनियम का अयस्क है? बॉक्साइट, कोरंडम, क्रायोलाइट और डी है इनमें से सभी। बताइए यहाँ पर सेकेंड प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइट भी है, कोरंडम भी है और क्रायोलाइट भी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट यहाँ पर 3 प्रश्न है आपके सामने कि एक लड़की झूले पर बैठी हुई झूल रही है, यदि वह खड़ी हो जाए तो झूलने का दोलन काल में
क्या परिवर्तन होगा, बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 3 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो इसका दोलन का काल है जो कि घट जाएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 4वां प्रश्न है आपके सामने कि नेफ्रॉन मानव के किस अंग का रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। किडनी का, मस्तिष्क का, यकृत का, मेरुरज्जु का। बताइए यहाँ पर 4वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 4वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, किडनी बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 5वां प्रश्न है आपके सामने कि किस धातु को आर्द्र वायु में लंबे समय तक खुला छोड़ देने पर उसकी सतह पर हरे रंग की एक परत बैठ जाती है। एल्युमिनियम की, लोहा की, तांबा की, पारा की। बताइए यहाँ पर 5वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, तांबा बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 6वां प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है। एक तरफ भौतिक राशि है तो दूसरी तरफ उसका मात्रक है। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर। देखिए, विद्युत धारा का ऐसे मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। विद्युत प्रतिरोध का ऐसे मात्रक ओम होता है। विद्युत विभव का मात्रक यहाँ पर फैराडे दिया गया है जो कि गलत है, वोल्ट होता है। और विद्युत आवेश का कूलम होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी ये गलत मिलान है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 7वां प्रश्न है आपके सामने, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट है यकृत मानव शरीर का सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, जो कि गलत पॉइंट है, क्योंकि मानव शरीर का सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो थायराइड है। तो यहाँ पर यकृत नहीं होगा, तो 1 नंबर पॉइंट गलत है। 2 नंबर है यकृत का वजन वयस्क व्यक्ति में 1.5 से लेकर 2 kg के मध्य होता है, ये सही है। और यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये भी सही है। यानी 2 नंबर और 3 नंबर पॉइंट है जो कि सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 8वां प्रश्न है आपके सामने कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के रूप में बाजार में लाए जा रहे एंटासिड का रासायनिक सूत्र क्या होगा। जल्दी से बताइए यहाँ पर 8वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, MgOH2। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 9वां प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमिलित नहीं है। एक तरफ दोष है तो दूसरे तरफ उस दोष को दूर करने के लिए लेंस है। तो देखिए, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, ज़्यादा दूरदर्शिता को दूर करने के लिए बाइफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं। अभिभिन्नता के लिए यहाँ पर उत्तल लेंस दिया गया है जो कि गलत है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 10वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला यहाँ पर पॉइंट है कि गाजर रूपांतरित जड़ है, यानी गाजर का रूपांतरित क्या है, जड़ है, जो कि सही है। मूली रूपांतरित तना है, मूली भी जड़ ही है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी 2 नंबर कथन है जो कि गलत है। 11वां प्रश्न है आपके सामने, कृत्रिम सोना जिसमें सस्ते आभूषण एवं मूर्तियाँ बनाए जाते हैं, किन किन धातुओं का मिश्रण होता है। बताइए यहाँ पर 11वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो ये कॉपर तथा एल्युमिनियम का मिश्रण होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट यहाँ पर 12वां प्रश्न है आपके सामने कि 19.6 मीटर ऊंचा एक मीनार की चोटी से एक पत्थर छोड़ा जाता है। पृथ्वी पर पहुंचने से ठीक पहले इसका वेग क्या होगा। जल्दी से ज्ञात कीजिए। तो आपको गति का समीकरण याद किए होंगे तो 3 आपको समीकरण है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर एस का वैल्यू दिया गया है। एस का वैल्यू कितना दिया गया है, तो 19.6 मीटर दिया गया है। उसके बाद देखिए, एक मीनार की ऊंची चोटी से एक पत्थर, यानी यू का मान यहाँ पर कितना दिया गया है, तो आरंभिक वेग यहाँ पर 0 है और अंतिम वेग इसका ज्ञात करना है। अंतिम वेग हमको ज्ञात करना है। और यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण, जैसे आकाश वाला बात हो जाए कि ऊंचाई से कुछ भी गिराया जाए तो यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण की बात करते हैं। तो यहाँ पर जी के मान हो जाएगा 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर हो गया, गुरुत्वीय त्वरण का मान हो गया। अब देखिए, इसके बीच का रिलेशन हमको भी का मान ज्ञात करना है, यानी यहाँ पर पृथ्वी पर पहुँचने से ठीक पहले इसका वेग क्या होगा। तो एक रिलेशन होता है v² बराबर u² प्लस में 2as होता है। अब देखिए, इसका मान ज्ञात करना है। u का मान कितना है, 0 है
अब देखिए यहाँ पर 2 के यहाँ पर 2 हो गया, और ए यहाँ पर तो त्वरण है, लेकिन यहाँ पर हाइट की बात करें तो यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण यानी जी का वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा 9.8, और एस का मान कितना दिया गया है तो 19.6, तो 19.6 हो गया। और यहाँ पर देखिए वी स्क्वायर, इसको अब जब सॉल्व करेंगे हम, इसमें 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा ये, तो 196 हो जाएगा। एंड 9.8 में यहाँ 2 से गुना करेंगे तो 19.6 और गुने में 19.6 हो जाएगा। अब देखिए अब इसके यहाँ से ठीक यहाँ पर स्क्वायर है, इधर जाएगा तो ये रूट चढ़ जाएगा, तो यहाँ से एक बाहर आ जाएगा यानी 19.6 हो जाएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 19.6 मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट यहाँ पर 13वां प्रश्न है आपके सामने कि सूरती, मेहसाणा, मुर्रा, जफरवादी किस पशु की प्रजाति है? मुर्गी का, भेड़ का, भैंस का, गाय का। बताइए यहाँ पर 13वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो ये सभी भैंस का है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 14वां प्रश्न है कि केलावेराइट तथा सिल्वेनाइट किस धातु के महत्वपूर्ण अयस्क है? एक बार बता दीजिएगा कि जो न्यूमेरिकल है उसको सॉल्व करें इसमें या अलग से इसको सोल्यूशन कराएं। जल्दी से बताइए यहाँ पर 14वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 14वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, सोना बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। देखिए 15वां प्रश्न है आपके सामने कि 126 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोई पत्थर सीधे ऊपर की ओर फेंका गया है तो पत्थर द्वारा पहुंची गई महत्तम ऊंचाई निकाले। जल्दी से सॉल्व कीजिए। देखिए आंसर जो दिया गया मीटर में, तो यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा में है, इसको मीटर प्रति सेकेंड में, तो 126 किलोमीटर प्रति घंटा को यहाँ पर मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 35 मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ पर ये 7 बार में कटेगा तो 35 मीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ पर देखिए हमको क्या क्या मालूम हो गया, तो प्रारंभिक वेग यहाँ पर u बराबर कितना हो गया 35 मीटर प्रति सेकेंड, और v के मान यहाँ पर 0 हो जाएगा। कैसे महत्तम ऊंचाई पर v का मान 0 हो जाता है, और g के मान यहाँ पर निगेटिव हो जाएगा क्योंकि गुरुत्वीय जो गुरुत्वाकर्षण है उसके अपोजिट ये चल रहा है। तो यहाँ पर जब ऊपर जाएगा यानी नीचे से ऊपर जाएगा तो g का मान निगेटिव हो जाएगा, और जब ऊपर से नीचे आएगा तो g का मान पॉजिटिव हो जाएगा। तो 9.8 हो गया यहाँ पर। उसके बाद हमको हाइट ज्ञात करना था, हाइट बराबर यहाँ पर वाट हो गया। इसका रिलेशन होता है वी स्क्वायर बराबर में 2 वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर, और प्लस में यहाँ पर 2g और h, 2gh हो गया। अब यहाँ पर आपको यहाँ पर v के जगह पर 0 रख देंगे, u के जगह पर यहाँ पर 35 रख देंगे, और 2 के 2 हो जाएगा, g के जगह पर -9.8 रख देंगे, h का मान ज्ञात कर लेंगे। h का इसका मान निकाल कर आइएगा तो इसका आंसर हो जाएगा 62.5 मीटर, जो कि ऑप्शन में नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा 62.5। नेक्स्ट यहाँ पर 16वां प्रश्न है आपके सामने कि बीटी कपास के उत्पादन से संबंधित सूक्ष्मजीव कौन सा है? बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं यानी जीवाणु बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 17वां प्रश्न है कि इनमें से कौन वैसे श्रेणी का रोग है जिनके उपचार के लिए दिए गए औषधि से केवल रोग के लक्षण ही ठीक हो पाते हैं, मूल रोग नहीं? इन्फ्लुएंजा, मलेरिया, फाइलेरिया और ट्यूबरकुलोसिस। बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ इन्फ्लुएंजा बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 18वां प्रश्न है कि पानी का शुद्धतम रूप क्या होता है? नल का पानी, समुद्र का पानी, वर्षा का पानी, आश्रित पानी। बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, आश्रित पानी, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 19वां प्रश्न की गुरुत्व की क्रिया के अंतर्गत मुक्त रूप से गिर रही वस्तु का भार अधिकतम होता है, न्यूनतम होता है, परिवर्ती होता है और शून्य होता है? बताइए यहाँ पर 19वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जब भी गुरुत्वीय क्रिया के अंतर्गत मुक्त रूप से गिर रही वस्तु का जो भार होता है वो शून्य हो जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 20वां प्रश्न है कि कॉपीराइट अधिनियम 1957 निम्न में से किस मंत्रालय के द्वारा प्रशासित होता है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 20वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगर इस सेशन का आपको पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। 21वां प्रश्न है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 21वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ है, ल्यूएन हक, बिल्कुल ही सही जवाब है। 22वां प्रश्न है कि निम्नलिखित विकल्पों में से दिए गए कथनों में कौन सा कथन असत्य है?
कोशिका भित्ति कोशिका के सुरक्षा और सहारा प्रदान करता है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और जल्दी से बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो इसमें जो बी नंबर कथन है कि माइटोकॉन्ड्रिया का कोशिका का कंकाल तंत्र कहते हैं, जो कि गलत है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस यानी ऊर्जा गृह कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। राइबोसोम के बारे में जानेंगे। राइबोसोम कोशिका के प्रोटीन संश्लेषण का सक्रिय स्थल है और लाइसोसोम को कोशिका का आत्महत्या का थैली कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 23वां प्रश्न है आपके सामने कि 5.75 ग्राम सोडियम में मोलों की संख्या कितनी होगी। बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जब भी मोलों की संख्या ज्ञात करना होता है तो मोल की संख्या बराबर क्या होता है बताते हैं आपको। मोल की संख्या बराबर होता है जितना जो भी तत्व रहता है जितना वो उसका द्रव्यमान रहता है यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर 5.75 ग्राम यहाँ पर है। उसके बाद से यहाँ पर भाग देते हैं किससे, तो उस तत्व का परमाणु द्रव्यमान से। तो यहाँ पर सोडियम है तो सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, तो 23 होता है। इसमें हम 23 से भाग दे देंगे। 23 से भाग देंगे तो 0.25 आ जाएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 24वां प्रश्न है आपके सामने कि एक लेंस की क्षमता प्लस से 2 डायोप्टर है। इस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। जल्दी से बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए लेंस की क्षमता बराबर क्या होता है, तो 1/f होता है। यहाँ पर लेंस की क्षमता का मान कितना दिया गया, 2 डायोप्टर दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए f इधर जाएगा और 2 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। और 1/2 बराबर कितना लिखते हैं, तो 0.50 मीटर लिखते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर जब भी फोकस दूरी ज्ञात करते हैं तो मीटर में आता है, और अगर इसको सेंटीमीटर में बदलना हो तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेंटीमीटर में बदल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 25वां प्रश्न है कि शुक्र ग्रह के वायुमंडल में 96% अधिक कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। दूसरे स्थान पर किस गैस की बहुलता है। बताइए यहाँ पर 25वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं यानी नाइट्रोजन बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 26वां प्रश्न है कि भारत का जल पुरुष किसे कहा जाता है। मेघा पटकर को, राजेंद्र सिंह को, बाबा आमटे को और सुंदरलाल बहुगुणा को। बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाए राजेंद्र सिंह, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 27वां प्रश्न है कि मकई और गन्ने की किण्वन से कौन सा जैव ईंधन बनाया जाता है। बताइए यहाँ पर 27वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं इथेनॉल, बिल्कुल ही सही जवाब है। 28वां प्रश्न है कि जीन की रासायनिक संरचना क्या होती है। बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। डीएनए, आरएनए, प्रोटीन और डी है इनमें से सभी। 28वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं डीएनए बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 29वां प्रश्न है आपके सामने कि O2 गैस के 0.7 मोल का ग्राम में द्रव्यमान कितना होगा। जल्दी से बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जब भी द्रव्यमान ज्ञात करना हो तो द्रव्यमान कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखिए इसमें क्या करते हैं हम कि जो तत्व दिया गया है तो यहाँ पर ऑक्सीजन दिया गया है, तो ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 16। अब मोल की संख्या कितना है, तो 0.7। तो 0.7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 112। तो 112 एक अंक के बाद दशमलव यानी 11.2 ग्राम हो जाएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 30वां प्रश्न है कि यदि 2 ओम प्रतिरोध वाले प्रतिरोधक तार से 5 एम्पियर की धारा 30 मिनट तक प्रवाहित हो तो विद्युत धारा का खपत कितना होगा। जल्दी से बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए विद्युत यहाँ पर देखिए प्रतिरोध दिया गया है यानी आर का मान दिया गया है 2 ओम। उसके बाद से आई का मान यहाँ पर 5 एम्पियर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर टाइमिंग दिया गया जो कि 30 मिनट दिया गया है, और जो टाइमिंग रहता है वो सेकेंड में रहता है। तो 30 मिनट को हम सेकेंड में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए ऊर्जा बराबर क्या होता है, तो I² RT होता है, I²। तो सबका मान हम रखेंगे और यहाँ से वैल्यू इसका ज्ञात करेंगे। तो I का मान कितना है, I के मान यहाँ पर 5 है तो 5 और गुने में 5। उसके बाद देखिए R का मान कितना है, तो R का मान 2 है तो यहाँ पर 2 हो गया। T का मान कितना है, तो यहाँ पर 30, और 30 जो कि मिनट में, इसको सेकेंड में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर 50 25, 25 दूना 50 और 36 18, 18 25 90, यानी कितना हो जाएगा, तो 90,000 जूल हो जाएगा।
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगर इसको वाट में किलोवाट में बदलना हो तो इसमें हम शक्ति को बदलते हैं, यहाँ पर जूल। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट यहाँ पर 31वां प्रश्न है कि रक्त का तरल भाग प्लाज्मा आयतन के हिसाब से पूरे रक्त का करीब कितना प्रतिशत होता है। बताइए यहाँ पर 31वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं 55% बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 32वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्लराज के अलावे किसी अन्य अम्ल में नहीं घुलती है। जल्दी से बताइए यहाँ पर एल्युमिनियम, फेरस यानी यहाँ पर आयरन, कॉपर और सोना। बताइए यहाँ पर 32वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, सोना बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 33वां प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन तरंग दैर्ध्य का मात्रक है। मीटर, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम और डी है इनमें से सभी। बताइए यहाँ पर 33वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए मीटर भी होता है, नैनोमीटर भी होता है, एंगस्ट्रॉम भी होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 34वां प्रश्न है, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ अनुकूलन परिस्थितियों में कौन प्रजनन करते हैं। बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो सम द्विविखंडन द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 35वां प्रश्न है कि किसी ताज़े तेल को बहुत दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जा सकता है। चलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है अमोनिया, बी है नाइट्रोजन, सी है कार्बन डाइऑक्साइड, डी है ऑक्सीजन। बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। 35वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, नाइट्रोजन, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 36वां प्रश्न है कि हवा से कांच के स्लैब पर लंबवत आपतन के समय अपवर्तन कोण होता है। बताइए यहाँ पर 36वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 0 डिग्री होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 37वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मास्टर ग्रंथि कहलाता है। थायराइड, अग्नाशय, पीयूष, अंडाशय। बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो मास्टर ग्रंथि के नाम से पीयूष जानता है, पीयूष ग्रंथि। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 38वां प्रश्न है कि सोडा वाटर किस तरह के मिश्रण का उदाहरण है। बताइए यहाँ पर 38वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो सोडा जो वाटर होता है ये द्रव और गैस का मिश्रण का उदाहरण है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 39वां प्रश्न है कि किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसका संवेग हो जाता है। बताइए यहाँ पर 39वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। किसी गतिशील पिंड का यहाँ पर वेग को आधा किया जा रहा है। तो देखिए संवेग बराबर क्या होता है। संवेग बराबर होता है एम भी। तो अगर वेग को हम आधा करेंगे तो उसका संवेग भी आधा हो जाएगा। 39वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है, क्योंकि संवेग होता है जो कि वेग के समानुपाती होता है। 40वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है। नीम, देवदार, चीड़ और ओक। बताइए यहाँ पर 40वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो नीम इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 41वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा प्रोटीन दूध में पाई जाती है। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 41वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो दूध में कौन सा, अगर अम्ल की बात किया जाए तो लैक्टिक अम्ल, और प्रोटीन की बात जाए तो केसिन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 42वां प्रश्न कठोर स्टील में होता है कार्बन की मात्रा कितनी होती है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 42वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 0.5 से लेकर 1.5 कार्बन की मात्रा होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 43वां प्रश्न के वाष्प की गुप्त ऊर्जा होती है। बताइए यहाँ पर 43वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 536 कैलोरीग्राम होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। 44वां प्रश्न की टिबिया हड्डी किस भाग में पाया जाता है। भुजा में, खोपड़ी में, टांग में, मुंह में। बताइए यहाँ पर 44वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो टिबिया होता है ये टांग में पाया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। हंसाने वाला गैस का रासायनिक फार्मूला क्या होता है। रासायनिक नाम की बात की जाए तो नाइट्रस ऑक्साइड होता है, और फार्मूला का बात किया जाए तो N2O होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 46वां प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम होता है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 46वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो यहाँ पर फ़ारेनहाइट में 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 47वां प्रश्न है कि पौधे के किस भाग से कॉफ़ी की प्राप्ति होती है। पत्तियों से, फलों से, पुष्पों से और बीजों से। बताइए यहाँ पर 47वां प्रश्न का सही आंसर क्या है।
47वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं यानी बीजों से, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 48वां प्रश्न है कि कथन 1 है कि परमाणु बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है। कथन 2 है हाइड्रोजन बम नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। जल्दी से बताइए दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है। तो देखिए, परमाणु जो बम होता है ये नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है और जो हाइड्रोजन बम होता है ये नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है, यानी दोनों कथन है जो कि गलत दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 49वां प्रश्न है कि निम्नलिखित विकल्पों में दिए गए कथन में से कौन सा कथन असत्य है। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। पहला पॉइंट है कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते नजर आते हैं। बताइए ये कथन सही है कि गलत है। तो देखिए 1 नंबर कथन तो सही है। तराशा हुआ हीरा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण तेज चमकते हैं, यह भी कथन सही है। प्रकाश के परिवर्तन के कारण पानी में पड़ा सिक्का थोड़ा ऊपर दिखाई देता है, जो कि गलत है। परिवर्तन नहीं बल्कि अपवर्तन के कारण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 50वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी मछली है। बताइए यहाँ पर 50वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो डॉग फिश जो है ये मछली के श्रेणी में आती है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। पहला प्रश्न है आपके सामने कि मस्तिष्क में पाई जाने वाली सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। पीयूष ग्रंथि, हाइपोथैलेमस ग्रंथि, पिनियल ग्रंथि और अवृक्कक ग्रंथि। बताइए यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो मस्तिष्क में पाई जाने वाली सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। तो पीयूष ग्रंथि है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर सेकेंड प्रश्न है कि सल्फाइड अयस्कों को साधारणतः निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा समृद्ध किया जाता है। फेन प्लॉन विधि के द्वारा, द्रव चालित धुलाई के द्वारा, विद्युत चुंबकीय पृथक्करण के द्वारा, उपयुक्त में से सभी। बताइए यहाँ पर सेकेंड प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फेन प्लॉन विधि। नेक्स्ट यहाँ पर 3 प्रश्न आपके सामने बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसा प्रश्न आपको सॉल्व करना आना चाहिए क्योंकि 2 से 3 प्रश्न न्यूमेरिकल को रखा जाएगा आपके एग्जाम में। यहाँ पर दिया गया कि किसी वस्तु को सीधे ऊपर की ओर फेंकने पर वस्तु 20 मीटर की महत्तम ऊंचाई प्राप्त करता है, तो वस्तु को किस वेग से फेंका जाएगा। तो चलिए इसको ज्ञात करते हैं। गति के समीकरण 3 है, याद रखिएगा। पहला आता है v बराबर u प्लस at, दूसरा होता है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तीसरा होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये तीनों याद रखिएगा, जिसमें जिसका ज़रूरत पड़ता है उसको यूज करते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पर क्या क्या वैल्यू दिया गया है। तो s बराबर h, यानी यहाँ पर s का वैल्यू कितना दिया गया है। तो 20 मीटर दिया गया है। g के मान कितना दिया गया है। तो यहाँ पर 10 मीटर प्रति गुरुत्वीय त्वरण है। और यहाँ पर देखिए जब भी नीचे से ऊपर की तरफ फेंका जाएगा तो निगेटिव होगा, तो यहाँ पर माइनस में हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर इसका अंतिम वेग 0 हो जाएगा क्योंकि महत्तम ऊंचाई पर वेग 0 हो जाता है। तो यहाँ पर अंतिम वेग 0 हो गया। प्रारंभिक वेग हमको ज्ञात करना है। प्रारंभिक वेग बराबर, अब देखिए एस, जी, भी और यू में किस समीकरण में रिलेशन होता है। तो देखिए वी स्क्वायर बराबर क्या होता है। तो यू स्क्वायर प्लस में 2as। अब यहाँ पर मान पुट करेंगे और हल कर लेंगे। भी का तो मान यहाँ पर 0 दिया गया है, यू के मान यहाँ पर हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर यू स्क्वायर हो गया प्लस में 2 हो गया, और जी के मान कितना 10 है, तो और -10 है, तो यहाँ पर -10 हो गया और गुने में 20 हो गया। अब देखिए यहाँ पर टोटल ये माइनस हो जाएगा, तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये 2 गुने 10 गुने 20 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 400। तो 400 बराबर कितना हो जाएगा। तो यू स्क्वायर, तो यू का मान कितना हो जाएगा प्लस माइनस 20 हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। तो चाल हमेशा पॉजिटिव होता है, तो 20 मीटर प्रति सेकेंड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 4वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण नहीं होता है। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 4वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो यहाँ पर जो इन्फ्लुएंजा दिया गया है, इन्फ्लुएंजा है जो कि विषाणु जनित रोग है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 5वां प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मृदु स्टील में कार्बन की मात्रा 1.15% होता है, मध्यम स्टील में कार्बन की मात्रा 0.1% होता है, कठोर स्टील में कार्बन की मात्रा 1.5% होता है। जल्दी से बताइए इनमें से कौन कौन सा कथन सही है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, यानी यहाँ पर मध्यम स्टील में 0.1% और कठोर में 1.5%, ये जो कि सही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 6वां प्रश्न है कि इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा
कि नदी के ऊपर पुल की ऊंचाई ज्ञात करने हेतु, यानी नदी से कितने ऊंचे पर पुल बनाया गया है इसका हाइट ज्ञात करने हेतु पुल से एक पत्थर को स्वतंत्र रूप से गिराया जाता है। नदी के जल के सतह को छूने में पत्थर को 2 सेकंड का समय लगता है, तो उस जल स्तर के से पुल की ऊंचाई ज्ञात करना है। चलिए से इसको ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर क्या क्या दिया गया है मान, तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं हम। यहाँ पर देखिए टाइम दिया गया है, यहाँ पर टी का वैल्यू कितना दिया गया है 2 सेकंड दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर जी का मान दिया गया है 9.8 दिया गया है। उसके बाद देखिए इसका प्रारंभिक वेग कितना हो जाएगा, प्रारंभिक वेग 0 हो जाएगा, 0 से शुरू होगा यानी। उसके बाद इसको क्या ज्ञात करना है इसका, तो एस ज्ञात करना है कितना हाइट है, तो यहाँ एस बोले या एच बोले यहाँ पर हो। तो यहाँ पर देखिए इसके बीच में रिलेशन क्या होता है, तो एस बराबर क्या होता है, तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पर एक जगह पर गुरुत्वीय त्वरण का प्रयोग करेंगे क्योंकि यहाँ पर जी की हाइट की बात की जा रही है। अब देखिए इसको ज्ञात करते हैं, एस बराबर क्या हो जाएगा, तो यू के जगह पर 0 जब रखेंगे तो ये पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1/2 गुने 1। जी का मान कितना है, तो 9.8 है। उसके बाद से यहाँ पर टी का मान 2 गुने 2 हो जाएगा, तो यहाँ से 2 से 2 खत्म हो जाएगा और 9.8 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 19.6 मीटर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 7वां प्रश्न के विसरण क्रिया में गैस, द्रव तथा विलय के अणुओं का प्रभाव होता है। चारों ऑप्शन देखिए, बताइए यहाँ पर 7वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो उसके अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता क्षेत्र की ओर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 8वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस धातु के निष्कर्षण में कोक का इस्तेमाल किया जाता है। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 8वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो यहाँ पर आयरन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 9वां प्रश्न है कि इसको सॉल्व कीजिएगा, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। 2 वस्तु पर एक समान बल है, बल देखिए यहाँ पर समान दिया गया है, एक समान बल है। यह पाया गया कि एक वस्तु में उत्पन्न त्वरण दूसरे वस्तु में उत्पन्न त्वरण का 4 गुना है। जो पहला वस्तु में जो त्वरण है वो दूसरे वस्तु के, यानी पहला अगर ए मान लेते हैं दूसरा बी, तो पहला वस्तु में जो त्वरण है दूसरे के तुलना में 4 गुना है, यानी अगर ए में 4 है तो बी में यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो पहली तथा दूसरी के वस्तु के द्रव्यमान का अनुपात ज्ञात करना है। सिंपल सा है। इसमें देखिए बल बराबर है F1 बराबर क्या हो जाएगा F2, F1 बराबर F2 है। F बराबर क्या होता है Ma होता है, तो ये M1 हो गया और A का वैल्यू पहला में कितना है, तो 4 हो गया। उसके बाद F2 बराबर क्या हो जाएगा, तो M2 और इसमें A का मान कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। अब M1 M2 के यहाँ पर अनुपात ज्ञात करना है, तो कितना आ जाएगा, 4 इधर आ जाएगा तो 1/4 हो जाएगा, यानी 1/4 इसका अनुपात हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 10वां प्रश्न के मधुमक्खी के एक छत्ते में कार्यकर्ता या सेवक मधुमक्खी का कार्य क्या नहीं है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 10वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो रानी मधुमक्खी को निषेचित करना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपना दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। 11वां प्रश्न है सल्फर डाइऑक्साइड के कितने द्रव्यमान में 6.022 गुने 10 के पावर 23 अणु होंगे। चलिए इसको ज्ञात करते हैं। देखिए एस यानी सल्फर का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, तो इसका परमाणु संख्या 16 यानी परमाणु द्रव्यमान दुगुना होता है, यानी कितना हो जाएगा, तो 32 हो जाएगा। यहाँ पर 32 हो गया। अब प्लस इंटू में यहाँ पर 2 और ऑक्सीजन का कितना होता है परमाणु द्रव्यमान, तो 16 होता है, तो यहाँ पर 16 हो गया। अब इसको 32 और प्लस में 16 दूना 32, 32 बराबर कितना हो जाएगा, तो 64, यानी 64 ग्राम हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 12वां प्रश्न की नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न दोष को क्या कहते हैं। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, दूरदर्शिता और अपरधानता। बताइए यहाँ पर 12वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो ज्यादा दूरदर्शिता कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 13वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन से विकल्प सही सुमिलित नहीं है। एक तरफ विशिष्ट व्यक्ति है, दूसरी तरफ उनका सिद्धांत है। बताइए यहाँ पर 13वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहा है
ह्यूगोर्डी ब्रिज को यानी अनुवांशिकता दिया गया है, जो कि गलत है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 14वां प्रश्न है कि कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो इस विलयन का पीएच मान कितना होगा। तो अम्ल का पहचान है कि ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है और अम्ल का जो पीएच मान होता है ये 7 से कम होता है और क्षार का 7 से अधिक होता है। तो यहाँ पर 6 इसका राइट आंसर, उसका पीएच मान कितना होगा तो 6 होगा, यानी अम्लीय प्रकृति का होगा। नेक्स्ट यहाँ पर 15वां प्रश्न है कि दूसरी कक्षा वाले इलेक्ट्रॉन का वेग पहली कक्षा वाले इलेक्ट्रॉन के वेग से कम होगा, अधिक होगा, बराबर होगा, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 15वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो कम होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 16वां प्रश्न है कि 220 वोल्ट का एक बल्ब 25 घंटे में 2 यूनिट ऊर्जा उपयोग करता है तो इस बल्ब का प्रतिरोध कितना होगा। बताइए, यहाँ पर बेहद इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम। यहाँ पर देखिए यूनिट कितना दिया गया है, तो 2 यूनिट यहाँ पर दिया गया है, यानी टोटल ऊर्जा दिया गया है 2 यूनिट। और ऊर्जा बराबर क्या दिया होता है, तो v² बट्टा में r और मल्टीप्लाई t होता है। तो यहाँ पर v का मान फार्मूला रख देते हैं, v² बट्टा में r और मल्टीप्लाई यहाँ पर t। तो देखिए ये 2 इधर आएगा, r उधर जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम। तो यहाँ पर r बराबर क्या हो जाएगा, तो v यानी यहाँ पर 220 गुने 220 और बट्टा में कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर r हो जाएगा। r का मान r तो नहीं है यहाँ पर, बट्टा में यहाँ पर 2 हो जाएगा, इधर आया है तो उसके बाद से यहाँ पर t का मान कितना दिया गया है, तो 25 घंटा। तो यहाँ पर 25 घंटा हो गया। अब इसको देखिए यहाँ पर जो यूनिट रहता है 1 किलोवाट घंटा में रहता है, तो इसको हम वाट घंटा में बदलेंगे। तो वाट घंटा में बदलने के लिए हमको 1000 से भाग देना होता है, यानी 1000 से भाग दे देंगे। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 जीरो से ये 2 जीरो ख़त्म हो गया। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये 11 से कट जाएगा और ये 5 दूना 10, यहाँ पर 5 दूना 10 और ये 25, यानी जब इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे तो इसका निकल के आंसर आएगा 605 ओम। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 17वां प्रश्न की SA नोड है पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक, संयोजी ऊतक और कंकाल ऊतक। बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहा है तंत्रिका ऊतक, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 18वां प्रश्न है निम्न में कौन सा कथन असत्य है। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो यहाँ पर जो पहला कथन दिया गया कि अनुवांशिक लक्षण जो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं जीनोटाइप कहलाते हैं, जो कि गलत है। मेंडल के अनुवांशिकी को पिता कहते हैं, ये सही है। मेंडल ने अपने सभी प्रयोग मटर के पौधे, ये भी सही है। मेंडल के एक संकर क्रॉस ने फेनोटाइप अनुपात 3:1 था, ये भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर जो ए है ये गलत है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 19वां प्रश्न है निम्न में से कौन तनु अम्ल से अभिक्रिया कर H2O गैस देता है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 19वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो यहाँ पर मैग्नीशियम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 20वां प्रश्न है कि आवर्त सारणी के एक ही वर्ग में तत्वों का आयनम विभव परमाणु संख्या के साथ साथ बढ़ते हैं, साथ साथ घटते हैं, अपरिवर्तित रहते हैं, साथ साथ कोई संबंध नहीं रखते हैं। मतलब यहाँ पर 20वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो साथ साथ घटते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगर इस सेशन का आपको PDF चाहिए तो इसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिया, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन करके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। 21वां प्रश्न है कि 1 kg 235 यूरेनियम के पूर्ण विखंडन से प्राप्त ऊर्जा कोयल के कितने मात्रा यानी kg के दहन से प्राप्त ऊर्जा के बराबर होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 22वां प्रश्न है कि लोटनी के स्थैतिक तथा सर्पी घर्षण के कारण बलों को बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाए तथा सही व्यवस्था होगी। बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। एक है लोटनी के घर्षण, दूसरा स्थैतिक घर्षण है और तीसरा सर्पी घर्षण है। इसको सही क्रम में इसको सजाना है। तो 22वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ है, लोटनिक, उसके बाद सर्पी, उसके बाद स्थैतिक, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 23वां प्रश्न है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त युक्ति को कहते हैं। बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए विद्युत धारा किससे उत्पन्न होता है, तो जनित्र से होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए।
विद्युत विभव को वोल्ट मीटर से मापा जाता है और एम्पियर विद्युत धारा को किससे मापते हैं, तो एमीटर से मापते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 24वां प्रश्न है कि पारिस्थितिकी तंत्र के आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशीय, द्विदिशीय, बहुदिशीय और सभी दिशाओं में। मतलब यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो एक दिशीय। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 25वां प्रश्न है कि व्यावसायिक दृष्टि से शहद उत्पादन हेतु किस मधुमक्खी प्रजाति का उपयोग में लाया जाता है। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 25वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के जाना एपिस मेलिफेरा बिल्कुल ही सही जवाब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में कौन सी सही सुमिलित है। एक प्रकाश वर्ष यहाँ पर दिया गया है, एक प्रसेक दिया गया है, एक खगोलीय इकाई दिया है, किसका मान यहाँ पर सही दिया गया है, जल्दी से बताइए यहाँ पर सही सुमिलित है। तो 26वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, यानी इस सभी यहाँ पर जो है एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना 9.46 से गुना 10⁻15 मीटर, ये सही है। एक प्रसेक बराबर 3.084 गुना 10⁻16 मीटर, ये भी सही है। एक खगोलीय इकाई बराबर 1.496 गुना 10⁻11 मीटर, ये भी सही। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 27वां प्रश्न की फोटो कॉपी मशीन से कौन सी हानिकारक गैस निकलती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया। बताइए यहाँ पर 27वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो ओजोन निकलती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 28वां प्रश्न है कि भारतीय मिसाइल और उसके मारक दूरी के युग्मों में कौन सा सम्मिलित नहीं है। बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो अग्नि द्वितीय 1000 किलोमीटर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 29वां प्रश्न है कि एक ध्वनि स्रोत द्वारा उत्सर्जित ध्वनि का तरंग दैर्घ्य 1.7 गुना 10⁻2 मीटर है, तो ध्वनि की आवृत्ति कितनी होगी यदि ध्वनि का तरंग वेग 343.4 मीटर प्रति सेकेंड है। जल्दी से बताइए यहाँ पर, इसको सॉल्व कीजिए। 29वां प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 2.02 गुना 10⁻4 हर्ट्ज। नेक्स्ट यहाँ पर 30वां प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया गया कि जीवित पदार्थ में सर्वाधिक मात्रा में जल पाया जाता है, जो कि अकार्बनिक पदार्थ है। कार्बनिक पदार्थ के रूप में जीवित पदार्थ में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। और यहाँ पर 30वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, कौन कौन सा कथन सही है, तो दोनों कथन सही है, 1 नंबर और 2 नंबर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 31वां प्रश्न है कि मेंडलीव द्वारा उनकी आवर्त सारणी में रिक्त स्थानों से घोषित 3 तत्व एक बोरॉन, एक एल्यूमिनियम और एक सिलिकॉन रूप में जाने जाते थे। इन तत्वों का क्या नाम दिया गया जब इन्हें खोजा गया। बताइए यहाँ पर 31वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 32वां प्रश्न है कि यदि किसी वस्तु पर F बल लगाया जाए और वह भी वेग से चले तो उसकी शक्ति क्या होगी। बताइए यहाँ पर 32वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं एफ भी बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट इम्पोर्टेंट इसको याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है फार्मूला को। 33वां प्रश्न है कि किसी वस्तु की जरूरत की माप होती है। बताइए यहाँ पर 33वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। वस्तु की चाल से, वस्तु के द्रव्यमान से, वस्तु वहाँ की स्थिति उससे, और इनमें से सभी। तो 33वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, वस्तु कहाँ स्थिति है उससे, जहाँ की स्थिति है वस्तु जहाँ पर है उसकी स्थिति से। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। देखिए 34वां प्रश्न है कि 4.9 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल में कितने मोल होते हैं। तो देखिए मोल की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। मोल की संख्या जितना यहाँ पर इसका द्रव्यमान दिया गया, जैसे 4.9 ग्राम यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल का द्रव्यमान दिया गया। अब टोटल इसका द्रव्यमान ज्ञात कर लेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल का, उससे भाग दे देंगे। तो देखिए यहाँ पर मोल की संख्या बराबर कितना होता है। पहले सल्फ्यूरिक अम्ल को ऐसे लिखेंगे तो H2SO4। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, तो 1 होता है, यहाँ पर 2 है तो कितना हो जाएगा 2। सल्फर का परमाणु संख्या 16 होता है, यानी 32 द्रव्यमान हो गया। एक ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 होता है, 4 का 64 हो जाएगा। सभी को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 98 हो जाएगा। अब इसका देखिए टोटल यहाँ पर द्रव्यमान कितना दिया गया, यहाँ पर तो 4.9 दिया गया है और भागा 98। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.05 मोल। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर
बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 35वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणु के अणु के संबंध में रहता है? हाइड्रोजन, क्लोरीन, सल्फर, आर्गन। बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आर्गन। नेक्स्ट यहाँ पर 36वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस जल में घुलकर अम्लीय विलयन बनाती है? बताइए यहाँ पर 36वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट यहाँ पर 37वां प्रश्न है कि निम्न में से किन पदार्थों के कारण जल में अस्थायी कठोरता होती है? यहाँ पर चारों देख लीजिए और बताइए इनमें से कौन कौन सा यौगिक है। तो यहाँ पर 37वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, यानी यहाँ पर MgHCO3 के होल पावर 2 और CaHCO3 के होल पावर 2, यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 38वां प्रश्न है कि क्रायोजेनिक द्रव है, द्रव नाइट्रोजन, द्रव अमोनिया, शुष्क बर्फ और द्रव SO2। बताइए यहाँ पर 38वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो द्रव नाइट्रोजन हो जाएगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 39वां प्रश्न है कि गेहूं के एक बोरे का भार 200 किलोग्राम है, इसे किस ऊंचाई तक उठाया जाए कि उसकी स्थितिज ऊर्जा 9800 जूल हो जाए? यहाँ पर जी का मान जो गुरुत्वीय त्वरण है इसका मान 9.8 है। तो चलिए यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा का बात की जा रही है, तो स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? तो mgh होता है। और यहाँ पर देखिए m का वैल्यू कितना दिया गया है? तो m का वैल्यू यहाँ पर दिया गया है 200 kg। उसके बाद से g का वैल्यू कितना है? तो यहाँ पर 9.8 है। उसके बाद यहाँ पर हमको क्या ज्ञात करना है? तो h ज्ञात करना है, तो h यहाँ पर हो गया। और इसका स्थिति जो कितना दिया गया है? तो 9800 दिया गया है। यहाँ पर 00 से 00 ख़त्म, यहाँ से ये दशमलव हटेगा तो बट्टा में कितना आ जाएगा? तो 10 आ जाएगा। ये 98 से 98 ख़त्म, 10 इधर जाएगा और 2 से इधर भाग दे देंगे, 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? ये 10/2 भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 5, यानी 5 मीटर इसका हाइट हो जाएगा। तो 39वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी के साथ जा रहे हैं, 5 मीटर बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 40वां प्रश्न के 1 नैनोमीटर का मान निम्नलिखित में से कौन सा है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 40वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 40वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, 10⁻7 सेंटीमीटर, बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 41वां प्रश्न है कि वस्तु का ताप सूचित करता है कि संपर्क करने पर ऊष्मा उस वस्तु के अपेक्षाकृत अधिक ताप पर किसी वस्तु में प्रवाहित होगी, अपेक्षाकृत कम ताप की वस्तु में उस वस्तु से प्रवाहित होगी, उस वस्तु से पृथ्वी में प्रवाहित होगी, पृथ्वी से उस वस्तु में प्रवाहित होगी। बताइए यहाँ पर 41वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो देखिए अपेक्षाकृत कम ताप की वस्तु में उस वस्तु से प्रभावित होगी, जिसमें ताप अधिक होगा वहाँ से कम ताप वाला में प्रभावित होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 42वां प्रश्न है कि कौन सा तापमान सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों मापक्रमों में एक समान है? बताइए यहाँ पर 42वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो -40 डिग्री सेल्सियस। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 43वां प्रश्न के बादलों की बिजली की चमक के काफ़ी समय बाद बादलों की गर्जन सुनाई देती है, इसका कारण क्या है? बताइए यहाँ पर 43वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए है बादल ध्वनि तरंगों को रोक देते हैं, गर्जन बाद में उत्पन्न होती है। नेक्स्ट यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी है कि प्रकाश निर्वात में चल सकता है परंतु ध्वनि नहीं। प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से बहुत अधिक है, इसलिए गर्जन पहले हो जाता है, प्रकाश पहले आ जाता है और गर्जन हमको बाद में सुनाई देता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 24वां प्रश्न है कि वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के स्वरूप होता है? बताइए यहाँ पर 44वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो इलेक्ट्रॉन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। जल्दी से यहाँ पर Fe यानी लोहा के यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या बताइए। तो 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी 2 होता है। नेक्स्ट यहाँ पर 86वां प्रश्न है कि 1 फैदम बराबर होता है। बताइए यहाँ पर 86वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 1.80 किलोमीटर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 47वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु पीतल, कांस्य तथा जर्मन सिल्वर इन सभी में उभय घटक के रूप में
विद्यमान होता है? एंटीमनी, तांबा, टीन और जस्ता। बताइए यहाँ पर 47वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो तांबा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 48वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? चूने का पत्थर, पिंच ब्लेड, बॉक्साइट और हेमेटाइट। बताइए यहाँ पर 48वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो हेमेटाइट अयस्क के द्वारा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 49वां प्रश्न है कि कांच प्रबलित प्लास्टिक के बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है? बताइए 49वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो रेशा कांच का, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 50वां प्रश्न है कि 10 ग्राम आयरन का ताप 25 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाकर 500 डिग्री सेल्सियस करने के लिए आवश्यक ऊर्जा का परिणाम कितना होगा यदि आयरन का विशिष्ट ऊष्माधारिता 0.45 जूल यहाँ पर दिया गया है? तो बताइए यहाँ पर 50वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इस प्रकार से सेशन यहीं पर समाप्त करें। सेशन आप लोग कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। सेशन आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।